साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 1190 क्वेश्चन तक अपने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। आज इससे आगे अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि प्रदेश के अंदर डाक व्यवस्था की शुरुआत है वो कहाँ से शुरू की गई थी। ये बताना है आपको कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डाक व्यवस्था की शुरुआत की वो कहाँ से शुरू हुई, रोहतक, दिल्ली, अंबाला या फिर पानीपत से। तो कहाँ से शुरू की गई थी ये? तो इसका सही उत्तर होगा अंबाला से। प्रदेश की डाक व्यवस्था की शुरुआत अंबाला से की गई थी। फैक्ट देख लेते हैं कि अंबाला है वो ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख छावनी क्षेत्र था। यहाँ 1840 के दशक में प्रशासनिक सुधार प्रारंभ हुए। डाक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? सैनिकों और अधिकारियों के बीच संचार बनाए रखना। 1854 के अंदर डाक टिकट प्रथा भारत में लागू हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कि डाक टिकट प्रथा है वो भारत के अंदर कब लागू हुई थी। तो 1854 के अंदर लागू हुई थी। तो छावनी और प्रशासनिक गतिविधियों के कारण अम्बाला एक आदर्श केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि फरवरी 1858 के अंदर किसके द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया था। किसने किया था ये कार्य कि हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था फरवरी 1858 के अंदर। तो कौन था ये करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिश क्राउन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो किसने किया था ये? तो ये किया था ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश क्राउन ने, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा कि 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पंजाब के अंदर हरियाणा को मिलाया गया था और ये प्रशासनिक दृष्टि से किया गया था। यह स्थिति कब तक रही? 1 नवंबर 1966 तक रही थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने कि 1857 में फर्रुख नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध किया था। जगह बता रखी है, फर्रुख नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था 1857 के अंदर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नासिर अली, अहमद अली, अकबर अली या फिर फजल हुसैन। तो किसने ये कार्य किया था? अहमद अली। ये फर्रुख नगर के नवाब थे जिन्होंने 1857 के अंदर अंग्रेजों का विरोध किया था। तो नवाब अहमद अली ने स्थानीय जो जनता थी उसको इकट्ठा किया और अंग्रेजों के विरोध में हथियार उठाए थे। विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया और फर्रुख नगर है वो आज गुरुग्राम जिले का हिस्सा है। फर्रुख नगर पूछे कहाँ स्थित है? तो आज के गुरुग्राम जिले के अंदर है। यह स्थानीय रजवाड़ों की भूमिका को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि भारत के अंदर सिपाही विद्रोह है वो कब हुआ था। तो कब हुआ था सिपाही विद्रोह? 1856, 1857, 1858 या फिर 1847 के अंदर। तो कब हुआ था ये? 1857 के अंदर। 1857 का विद्रोह है वो प्रसिद्ध है किस लिए कि सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके अंदर जो सेना की टुकड़ियां थी सिपाही की उन्होंने ये विद्रोह किया था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। शुरुआत कहाँ से? मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से। मुख्य केंद्र कौन से रहे? दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ आदि इसके अंदर शामिल थे। यह क्यों हुआ था? तो ये सैन्य असंतोष, धार्मिक अपमान और राजनीतिक कारणों से हुआ था। यह बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला व्यापक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि 24 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने किसके नेतृत्व के अंदर सेना भेजी थी। तो कब का पूछा है? 24 मई 1857 का। किसने? बहादुर शाह जफर ने। तो किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि दाता टोपे, राव तुलाराम, तफजुल हुसैन या फिर राव किशन गोपाल। तो किसके भेजी थी? तफजुल हुसैन। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। बहादुर शाह जफर ने क्रांति में नेतृत्व देने का प्रयास किया था और तफजुल हुसैन को सैन्य नेतृत्व सौंपा गया था। उनका अभियान कहां से था? मुख्यतः रोहतक और आसपास केंद्रित था। अंग्रेजों ने बाद में इस आंदोलन को दबा दिया था। तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को संगठित करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोहतक में क्रांति को दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? रोहतक में। तो विलियम फोर्ड, टेलर, जॉन लॉरेंस या जनरल हैवलॉक। तो कौन था ये करने वाला?
रोहतक के अंदर, तो ये करने वाला था विलियम फोर्ड। ए जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। विलियम फोर्ड ने रोहतक के अंदर इस क्रांति को दबा दिया था। तो 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था रोहतक। स्थानीय लोग व रिसालदार बिसारत खां ने विद्रोह में भाग लिया था और विलियम फोर्ड को क्रांति दबाने के लिए विशेष आदेश मिले थे। उसने अत्यधिक क्रूरता के साथ इस आंदोलन को दबा दिया था। तो फोर्ड मुख्य कार्य करता था किस चीज का? अंग्रेज शासन की पुनः स्थापना, दोबारा स्थापना करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के नायक थे अब्दुल रहमान खां। ये किस स्थान से थे, कहाँ के रहने वाले थे? 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां। तो रोहतक, झज्जर, बल्लभगढ़ या फिर गुड़गांव। तो कहाँ के रहने वाले थे ये थे झज्जर के रहने वाले। अब्दुल रहमान खां झज्जर के रहने वाले थे। झज्जर के नवाब थे ये। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने हथियार उठाए थे। विद्रोह विफल होने के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। तो उन्होंने शासक होते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने कि मेरठ में सिपाही विद्रोह के समय हरियाणा के कौन से योद्धा नायब कोतवाल थे? मेरठ के जो सिपाही विद्रोह था उसमें क्रांति करने वाले नायब जो कोतवाल थे वो कौन से थे इनमें से? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। राव तुलाराम, नाहर सिंह, राय कृष्ण गोपाल या फिर गुलाब सिंह। तो नायब कोतवाल का पद किनके पास था इनमें से? तो राय कृष्ण गोपाल के पास था। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, राय कृष्ण गोपाल के पास था। वे मेरठ के पुलिस विभाग के अंदर उच्च पद पर थे। विद्रोह के अंदर उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्हें क्रांतिकारियों का सहयोगी माना गया। अंग्रेजों ने उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया। इसके बाद में उन्होंने प्रशासन में रहकर विद्रोह का समर्थन किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? अब्दुल रहमान खां, बिसारत खां, राव तुलाराम या फिर नाहर सिंह। तो रोहतक का पूछा है 1857 के विद्रोह में, तो अपने ऑप्शन देख लिए। तो इसका सही उत्तर होगा रिसालदार बिसारत खां। फैक्ट के अंदर पीछे देख के आए हैं अपने, ये रिसालदार थे बिसारत खां। एक रिसालदार, रिसालदार कौन सा होता है? घुड़सवार सेना अधिकारी। उन्होंने स्थानीय सैनिकों और जनता को संगठित किया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। उनका योगदान रोहतक की क्रांति में ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने स्थानीय नेतृत्व की भूमिका भी भली भांति निभाई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस घटना के बाद में हरियाणा को पंजाब में मिलाया था? तो इनमें से कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद में हरियाणा का विलय है वो पंजाब के अंदर कर दिया गया था? झज्जर का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, हरियाणा क्रांति या फिर म्यूटनी एक्ट। तो इनमें से कौन सी घटना हुई थी? तो हुआ था 1857 का विद्रोह, जिसके बाद में हरियाणा का विलय है वो प्रशासनिक दृष्टि से पंजाब के अंदर कर दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समाप्त हो गई और ब्रिटिश क्राउन ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। हरियाणा को पंजाब के अंतर्गत कर दिया गया। यह स्थिति 1 नवंबर 1966 तक रही थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नवाब अहमद अली गुलाम खान ने किस रियासत से विद्रोह किया था? पटौदी, झज्जर, फरीदाबाद या फिर फर्रुखनगर। तो नाम क्या है? नवाब अहमद अली गुलाम खान। तो किस रियासत से उन्होंने किया था? फर्रुखनगर से। पीछे पढ़ के भी आए हैं। फर्रुखनगर के शासक थे ये अहमद अली गुलाम खान। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने उन्हें निष्कासित कर दिया। फर्रुखनगर कहाँ है? अब वर्तमान गुरुग्राम जिले के अंदर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 1833 में हरियाणा के लिए उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय कहाँ था? 1833 के अंदर तो कहाँ था? लाहौर, दिल्ली, आगरा या फिर मेरठ। तो कहाँ था ये? आगरा। उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय था आगरा। तो ब्रिटिश शासन में 1833 में प्रशासनिक पुनर्गठन किया, उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया, आगरा को इसका मुख्यालय बनाया गया था। हरियाणा भी कुछ समय तक इसके अंतर्गत रहा था। बाद में 1858 के अंदर पंजाब से हरियाणा को जोड़ दिया गया था। आगे देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? बलिदान देने वाले बल्लभगढ़ के राजा कौन थे इनमें से? राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह, अहमद अली या फिर गुलाब सिंह। तो कौन थे इनमें से? नाहर सिंह।
राजा नाहर सिंह थे। बल्लभगढ़ के नवाब थे जिन्होंने बलिदान दिया था। बल्लभगढ़ रियासत के शासक थे। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से समर्थन इन्होंने प्राप्त किया। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। वे शाही विद्रोहियों के प्रमुख और राष्ट्रीय बलिदानी थे। हरियाणा के तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? पत्रिका का नाम है तिलक। जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे इनमें से? तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्री राम शर्मा, मंगतराम वर्मा, भगवतयाल शर्मा या फिर गुलाब सिंह। कौन थे इनमें से? श्री राम शर्मा। तिलक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसके संपादक थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार थे ये। तिलक नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इस पत्रिका में स्वतंत्रता, समाज सुधार और स्वदेशी आंदोलन पर लेख है वो छपते थे। पत्रिका ने हरियाणा में जन जागृति फैलाने का कार्य वो किया था। तो पत्रकारिता के माध्यम से आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा की अंतिम लड़ाई है वो कहाँ लड़ी गई थी? नसीबपुर, बल्लभगढ़, गुरुग्राम या फिर झज्जर। तो कहाँ लड़ी गई थी ये लड़ाई? हरियाणा की अंतिम लड़ाई जिसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा नसीबपुर। ए जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। नसीबपुर के अंदर अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। नसीबपुर कहाँ है? तो ये रेवाड़ी के पास। 1857 की क्रांति का आखिरी युद्ध सतलज था। राव तुल्लाराम ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। युद्ध में हार के बाद में वे अफगानिस्तान की ओर चले गए। नसीबपुर आज भी ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह लड़ाई हरियाणा में विद्रोह के अंतिम चरण का प्रतीक रही थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी? कहाँ का पूछा है? रोहतक का। तो किसने निभाई थी? अपने ऑप्शन देख लेते हैं, रांगड़ों ने, यादवों ने, राजपूतों ने या फिर गुर्जरों ने। तो कौन था ये निभाने वाला? तो इसका सही उत्तर होगा रांगड़ों ने। ये ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। रांगड़ जाति के लोगों ने रोहतक क्षेत्र में विद्रोह किया। इन्होंने रिसालदार बिसारत खां का समर्थन किया था और अंग्रेजों के खिलाफ कई स्थानों पर इन्होंने संघर्ष करने का कार्य है वो किया था। विद्रोह के बाद में कई रांगड़ों की संपत्ति है वो जब्त कर ली गई थी। तो स्थानीय जातीय नेतृत्व विद्रोह की ताकत बना था ये। अंबाला में ब्रिटिश छावनी है वो कब स्थापित की गई थी? 1820 में, 1830, 1843 या फिर 1850 में। तो कब की गई थी अंबाला में ब्रिटिश छावनी स्थापित? 1843 के अंदर। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। तो अंग्रेजों ने अंबाला को एक सैन्य जो केंद्र है उसके रूप में विकसित किया। छावनी की स्थापना हुई 1843 के अंदर। 1857 की क्रांति में अंबाला है वो मुख्य विद्रोह स्थल बना था। यहाँ से विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े थे। यह हरियाणा का सैन्य केंद्र बाद में बन गया था। आज भी अंबाला छावनी के रूप में ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व करने वाला इनमें से कौन सा था? अकबर अली, गुलाम अली, रफीक खां या फिर बहादुर अली। तो किसने किया था पटौदी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में? अकबर अली ने। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा, अकबर अली ने किया था। तो पटौदी रियासत के शासक थे अकबर अली, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने सैनिकों को संगठित कर आंदोलन में भाग लिया था। उनका नाम क्रांतिकारियों की सूची में आज भी दर्ज है। अंग्रेजों ने बाद में हरा दिया और दंड भी दिया था। छोटे रियासतों ने भी बड़ी भूमिका इसके अंदर निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर है वो कौन था? 1857 की क्रांति के समय का पूछा है। गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर कौन था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, विलियम फोर्ड, जॉन लॉरेंस, हडसन या फिर चार्ल्स नेपियर। तो कौन था इनमें से? विलियम फोर्ड था। डिप्टी कलेक्टर था ये गुरुग्राम जिले का। तो विलियम फोर्ड रोहतक और गुरुग्राम दोनों जिलों में तैनात थे। 1857 में रोहतक की क्रांति को उन्होंने दबाया था। गुरुग्राम में भी उन्होंने अंग्रेजी शासन को मजबूत करने का कार्य किया था। उन्हें क्रूर और सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता था। तो ब्रिटिश सेना और प्रशासन ने फोर्ड के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने का कार्य है वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि तफजुल हुसैन का अभियान है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित था? गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर या फिर नसीबपुर।
तो किस क्षेत्र के अंदर था? तफजुल हुसैन का पूछा है तो ये था रोहतक के अंदर। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, रोहतक। तफजुल हुसैन है वो बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके सेनापति थे। 1857 में रोहतक क्षेत्र में उन्होंने सैन्य नेतृत्व किया। उनका लक्ष्य था अंग्रेजी छावनी पर कब्जा करना। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी की सजा वो दे दी गई थी। उन्होंने रोहतक को स्वतंत्र कराने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें असफल रहे थे। आगे अगला क्वेश्चन है कि राव तुलाराम के साथ किसने अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित करने का कार्य वो किया था? राव तुलाराम के साथ राव किशन गोपाल, नाहर सिंह, मोहन सिंह या फिर गुलाब सिंह। तो कौन था इनमें से? राव किशन गोपाल। ए जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, राव किशन गोपाल। तो राव किशन गोपाल है वो राव तुलाराम के निकट सहयोगी थे। उन्होंने रेवाड़ी क्षेत्र में विद्रोह को फिर से संगठित किया। गुरिल्ला युद्ध शैली है वो इन्होंने अपनाई थी। अंग्रेजी सेना को उन्होंने चुनौती देने का कार्य किया था। अहिरवाल क्षेत्र में नेतृत्व की ताकत है वो बने थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना है वो कब की गई? 1870, 75, 1880 या फिर 1890। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 के अंदर की गई थी। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल 1875। कहाँ? मुंबई के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। पूछा जा सकता है कब हुई स्थापना? 10 अप्रैल 1875। कहाँ हुई? मुंबई। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म की पुनः स्थापना और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन यानी उनका खात्मा करना। तो हरियाणा में आर्य समाज ने शिक्षा, महिला अधिकार और स्वदेशी आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाने का कार्य वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि बलराम जी की मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई थी? बलराम जी की मूर्ति, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, अग्रोहा, अस्थलबोहर, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा। तो बलराम जी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? अस्थलबोहर से। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, अस्थलबोहर से प्राप्त हुई थी। अस्थलबोहर का है रोहतक, यहाँ से बलराम जी की मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति है वो शुंग या कुषाण काल से संबंधित मानी जाती है। बलराम को हल गदा धारण करते इसके अंदर दिखाया गया है। यह स्थान रोहतक में प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में आज भी है। क्षेत्रीय पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत का ये जो है स्थल वो प्रतीक है। आगे देखते हैं कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, सोनीपत, फतेहाबाद, पलवल या फिर नू। तो कहां से प्राप्त हुई है? पलवल से। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं वो पलवल से प्राप्त हुई है। बी जो सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राचीन भारत में लोक धर्म से जुड़ी होती थी। पलवल से प्राप्त मूर्तियां मौर्य या शुंग काल की मानी जाती है। इनकी विशेषता क्या है? अलंकरण और शिल्पकला। ये मूर्तियां स्थानीय संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं वो कहां से प्राप्त हुई है? हर्ष के काल की तांबे की मुद्राएं हैं वो कहां से प्राप्त हुई है? तो कैथल, सोनीपत, पानीपत या फिर हिसार। तो कहां से मिली है ये? सोनीपत से। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, सोनीपत से ये मूर्तियां वो मिली है। तो सोनीपत से हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्राएं मिली है। इन मुद्राओं में क्या है? प्रशासन, लेखन शैली, धर्म और तिथियों का वर्णन अपने को मिलता है। ये मुद्राएं उस काल के आर्थिक और राजनीतिक का प्रमाण भी है। इनका प्रयोग धार्मिक अनुदान आदि के लिए होता था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग कालीन फलक है वो कहां से प्राप्त हुए थे? शुद्ध, नसीबपुर, असंध या फिर अग्रोहा। तो कहां से मिले थे ये? शुद्ध से मिले थे। शुंग कालीन फलक मिले थे शुद्ध से। शुद्ध नामक स्थान से शुंग काल 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व के फलक यानी शिल्प खंड वो प्राप्त हुए थे। ये फलक बौद्ध कला और शिल्प कला के प्रमाण हैं। इन पर धार्मिक कथाओं का अंकन भी पाया गया है। इन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। शुंग काल की कलात्मक संस्कृति का ये जीवंत प्रमाण है वो आज भी मौजूद है। आगे है कि जैन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? रोहतक, हांसी, कैथल या फिर सोनीपत। तो कहां से मिली है जैन मूर्तियां? हांसी से मिली है। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, हांसी से मिली है। हांसी कहां है? हिसार के अंदर है। जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां यहाँ से मिली है। ये मूर्तियां दिगंबर परंपरा से जुड़ी है। इनका काल लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। हांसी भी एक जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कभी रहा था। यह हरियाणा में जैन धर्म के इतिहास को उजागर वो करता है।
अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हिसार और फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और पानीपत, गुरुग्राम और पलवल, रोहतक और कैथल। तो कहाँ से मिले हैं मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष इनमें से? तो हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मौर्यकालीन अवशेषों में क्या क्या मिला है? स्तूप, मूर्तियां और ईंट के भवनों के अवशेष शामिल है। अशोक काल के धर्म प्रचार की झलक इसके अंदर मिलती है। ये अवशेष 3री शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। फतेहाबाद और हिसार में खुदाई से ये प्राप्त हुए हैं। मौर्य साम्राज्य का जो प्रभाव है वो हरियाणा पर भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत के 7 स्वरों के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा, असंध, फरीदाबाद या फिर कैथल। तो कहाँ से मिले ये? अग्रोहा से मिले हैं। संगीत के 7 स्वर इन पर अंकित हैं। तो इसमें नकाशीदार वाद्य यंत्रों की आकृतियां भी शामिल है। यह स्थान प्राचीन व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। कौन सा? अग्रोहा, जो कहाँ है? हिसार के अंदर है। संगीत सभ्यता के वैभव का ये प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति है वो कहां से मिली है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने। अग्रोहा, असंध, पानीपत या फिर रोहतक। तो सूर्य देवता की मूर्ति ये भी गुप्त काल की, ये अग्रोहा से मिली है अपने को। ये ऑप्शन सही उत्तर है इसका। गुप्त काल कब से कब तक? 320 से 550 ईस्वी। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है इस काल को। अग्रोहा से सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति खड़ी मुद्रा में है और भव्य अलंकरण इसके अंदर है। इससे सूर्य उपासना की परंपरा का प्रमाण भी अपने को मिलता है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।